गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लेकर आए एक और न्यू टॉपिक के साथ साइंस क्लास। अपना जो टॉपिक का नाम है वो है यूरिन फॉर्मेशन। प्रीवियस जो अपने वीडियो थे वो देखे होंगे आपने, और उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था उसके बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्म कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन समझने से पहले प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें नेफ्रॉन और उसकी स्ट्रक्चर बताई हुई थी, उसको क्लियर करना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन समझने के लिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम आ रहा है, उसमें रेड एंड ब्लू कलर की टू वेंस दिखाई देती है। रेड कलर की जो वेंस होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन उसमें जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक तरह से डर्टी जो ब्लड होता है वो वेंस में होता है। ये ओर्टा वेंस हमारे जो दोनों किडनी होती है उसमें सेपरेट हो जाती है। इस किडनी में एक एक जो आर्टरी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, दोनों किडनी में चली जाती है। आर्टरी आगे चलकर कैपिलरी में डिवाइड होती है, और कैपिलरी एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो नेट का जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, टफ्ट होता है, वो किस में बनाती है? कप शेप स्ट्रक्चर में बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। और इस टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ये जो आर्टरी होती है जो टफ्ट में ब्लड लेकर आती है, उस आर्टरी को यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अफ्रेंट आर्टियोली। अफ्रेंट आर्टियोली ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर कहाँ पर आती है? ग्लोमेरुलस में या फिर बोमेन कैप्सूल में एंटर करती है। यहाँ से अफ्रेंट आर्टियोली जो ब्लड लेकर आती है आर्टरी, उसका नाम अफ्रेंट आर्टियोली होता है, और इसका डायमीटर जो व्यास होता है वो बड़ा होता है। ज्यादा व्यास होगा तो ऑब्वियसली जो ज्यादा मात्रा में ब्लड क्या होगा? बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगा। लेकिन जब ये कैपिलरी एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, कहां से? बोमेन कैप्सूल से, या अपन कहीं ग्लोमेरुलस से जो स्ट्रक्चर बनाती है उससे, या जब ये कैपिलरी बाहर निकलती है बोमेन कैप्सूल से, तब इनका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। इसके कारण इसका जो नाम है वो इफ्रेंट आर्टियोली होता है। एक होती है अफ्रेंट आर्टियोली जो ब्लड लेकर आती है, दूसरी होती है इफ्रेंट आर्टियोली जो ब्लड लेकर जाती है। इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत कैसा होता है? कम होता है, जिसके कारण अधिक प्रेशर और कम प्रेशर के कारण जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो कहाँ पर छन जाते हैं? उस टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में छन जाते हैं, उस कफ लाइक स्ट्रक्चर में छन जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन वेस्टेज यहाँ पे क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। एक और बात बच्चों, ये जो अपना यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड होता है सेक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस के थ्रू अपना जो यूरिन होता है वो फिल्टर होता है। यहाँ से जो प्योर ब्लड होता है वो फ्रंट आर्टियोली में जाता है। प्योर ब्लड मतलब उसमें नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो एग्जिट करता है इफ्रेंट आर्टियोली के थ्रू, लेकिन ये कभी जाता नहीं है। जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो रिमूव होकर, वो हटकर रीनल ट्यूबल में चले जाते हैं। रीनल ट्यूबल क्या होती है? प्रीवियस आपने वीडियो देखा है तो अच्छी तरह समझ गए होंगे रीनल ट्यूबल क्या होती है। रीनल ट्यूबल में जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं वो जाने के बाद में उनका रीअब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कुछ प्रेशर के कारण, इस प्रेशर के कारण जो कुछ एसेंशियल मटेरियल होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं, एसेंशियल साल्ट होते हैं, वो रीनल ट्यूबल में छन जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको रीअब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। नाइट्रोजन वेस्टेज तो रिमूव होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में ये क्या करते हैं? जो एसेंशियल मटेरियल होते हैं उनको भी अपने साथ पकड़ के हाथ ले जाते हैं। ठीक है, तो इनको रीअब्जॉर्ब करना जरूरी होता है। तो रीअब्जॉर्ब करने के लिए दोबारा से राउंड लेकर कौन आती है? फ्रंट आर्टियोली।
इफ्रेंट आर्टियोली जो रीनल ट्यूबल में अपनी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पाइक्स अपन कह सकते हैं, वो लगा देती है अपन इनके अंदर जो स्पाइक्स होते हैं वो लगा देती है रीनल ट्यूबल में, जिसके कारण जो एसेंशियल मटेरियल होते हैं उनको सक किया जाता है, उनको गेन कर लिया जाता है, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनको रीअब्जॉर्ब करने के बाद में जो एफ्रेंट आर्टियोली होती है उसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, प्योर, इसमें नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं होती। ठीक है, जो नाइट्रोजन वेस्टेज रीनल ट्यूबल में ट्रेवल करते हैं। रीनल ट्यूबल किसकी बनी हुई होती है? रीनल ट्यूबल एपिथेलियम टिश्यू या सेल की मिलकर बनी हुई होती है। इनका जो काम होता है एपिथेलियम टिश्यू का, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए क्या करती है, जो एसेंशियल मटेरियल होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। जो नाइट्रोजन वेस्टेज होता है वो रीनल ट्यूबल में जाता है और इसमें एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होती है रीनल ट्यूबल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैनलेज लूप, हैनले का लूप। ये आगे चलकर कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक यूरेटर्स में जाती है और ये यूरेटर्स हाइलम के थ्रू हर किडनी में 2 किडनी होती है तो एक पैर ये जो यूरेटर्स होती है नाइट्रोजन वेस्टेज को लेकर काम जाती है, एक यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ब्लड कहाँ जाता है, ये तो अपने नाइट्रोजन वेस्टेज की बात होगी। ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड फिर इफ्रेंट आर्टियोली जो रीअब्जॉर्ब करके एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो आती है और कहाँ, ये वेनुला में मिलती है और ये वेनुला आगे चल के वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूरिनेशन, ये यूरिनेशन क्या होता है, हमने देखा ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें यूरिन कलेक्ट होता है, इससे उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो मस्कुलर वॉल्व होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने के कारण जो यूरिन होता है वो बाहर निकाला जाता है। ये सिग्नल नर्वस सेल के थ्रू हम जो ब्रेन होता है उसमें भेजे जाते हैं और ब्रेन के थ्रू ये यूरिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंट्रोल होती है। चलो आगे हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रेटिव ऑर्गन तो नहीं है लेकिन ये एक्सक्रेशन का ही काम करते हैं। जैसे कि बात करें अपन लंग्स, सेकंड अपना लीवर एंड थर्ड इज स्किन। लंग्स आपको पता है क्या काम करती है, अपनी जो गैसेज होती है उनको रिमूव करने का काम करती है। सेकंड है जो लीवर होता है, लीवर बिलिरुबिन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम करता है। थर्ड अपने पास स्किन, स्किन जो साल्ट होता है अपने पास और एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर होता है उसको भी रिमूव करने का काम कौन करती है, स्किन करती है। ठीक है, पहला सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर एक लिविंग थिंग्स में होता है। ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। क्यों होता है, अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर में नहीं प्रेजेंट रहेगा तो हमारी जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है वो खत्म हो सकती है। क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे वर्क करता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या जन्म बोलते हैं। ये जन्म मानवों में भी पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग में ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल और सेकंड होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी एक पेरेंट्स के थ्रू न्यू वंस या उसके समान दिखने वाला एक जीव, न्यू लिविंग थिंग्स बोर्न होती है। यानी वन सिंगल पेरेंट से अगर न्यू लिविंग बीइंग्स अगर बोर्न होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर सिंगल पेरेंट से अगर लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस होती है
ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर टू पेरेंट्स से लिविंग बींग्स प्रोड्यूस होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आगे हम चलते हैं, व्हेन ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड गेमेट आर नॉट फॉर्म देन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड की जो डेफिनेशन है वो है when two parents are involved and gamete are formed then reproduction is called sexual reproduction. ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसमें मेल के जो गैमेट्स का नाम होता है वो होता है स्पर्म, शुक्राणु जिसे कहा जाता है, जबकि जो फीमेल होती है उनके जो गैमेट्स का नाम होता है एग, जिसको अंडा कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। ये दोनों गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं जाइगोट। इनमें कंटिन्यू सेल डिवीजन के थ्रू फोर्टिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, टू गैमेट्स के फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जनरेटिव सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स डेवलप ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक फेज इन लाइफ। द फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। एक ऐसी फेज जब ये जाइगोट का फॉर्म होने लग जाता है तो इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में इनमें जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी स्टेज आती है। प्यूबर्टी स्टेज जो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो सेक्सुअल सेल होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल सेल जब डेवलप होती है, ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस होते हैं उनके जो हार्मोन्स के कारण, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में टू टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। फर्स्ट जो मेल में होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल में होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये उनके जो प्यूबर्टी एज के जो कैरेक्टर होते हैं उनको शो करवाने में हेल्प करता है। जैसे बात करें मेल के जो कैरेक्टर होते हैं प्यूबर्टी एज के, जैसे ब्रेड का आना, दाढ़ी का आना, शरीर पर बालों की संख्या बढ़ जाना, ठीक है, आवाज़ का भारी हो जाना जैसे मेरी है, ठीक है। और जो फीमेल होती है उनमें एक सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बालों की संख्या कम होना, ठीक है, और उनकी आवाज़ पतली होना, ETC इनके कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा जो स्किन होती है वो ऑयली स्किन होना, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है।